खबरों का सारथी। 100 करोड़ रुपए से बनाए जाएंगे पुलिसकर्मियों के आवास। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा। सीएम धामी को प्राप्त अनुदान धनराशि का किया डिजिटल हस्तांतरण। 90 करोड़ रुपए किए जारी। नवंबर में होगा औद्योगिक उद्यम मेला। कैबिनेट मंत्री तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ की बैठक। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 2 सप्ताह के भीतर होंगे छात्र चुनाव। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के 227 मामलों में 61 लाख की वसूली। चलेगा विशेष अभियान। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कुमाऊं के 4 जिलों का चयन। काम शुरू करने के लिए मिलेगा सस्ता लोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। 18 अक्टूबर को अंकित अग्रवाल उसके साथी ग्राम माड़ा में सत्यपथ संतोपथ ताल की यात्रा को निकले थे। दोस्तों द्वारा वसुधारा के आसपास अपने परिजनों से संपर्क कर संतो पंथ जाने के लिए अवगत कराया गया था, लेकिन 4 दिन व्यतीत होने के बाद जब उक्त 5 लड़कों से घर वालों का संपर्क नहीं हुआ तो दीपक राणा, जो कि देहरादून का रहने वाला था, इनके साथी हैं, उनके द्वारा ईमेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक चमोली को उक्त संबंध में अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा थाना बद्रीनाथ को उक्त 5 लड़कों की ढूंढ खोज व अरेस्ट की आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाधीश बद्रीनाथ लक्ष्मी प्रसाद बजलवार को टीम गठित कर तत्काल उक्त 5 लड़कों की तलाश हेतु सदो पंथ के लिए टीम रवाना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा उक्त 5 युवकों की ढूंढ खोज शुरू की गई। अपने अथक प्रयास से सदो पंथ ट्रैक से उक्त 5 लड़कों को सकुशल बरामद किया गया। हम यहाँ से सतोपंथ के लिए निकले थे, तो वापस आते वक्त बर्फबारी और धुंध की वजह से हम रास्ता भटक चुके थे। तो उत्तराखंड पुलिस, बद्रीनाथ पुलिस ने हमारी मदद करके हमें रास्ता दिखाया और बद्रीनाथ धाम तक पहुंचाया। हम उत्तराखंड पुलिस, बद्रीनाथ पुलिस का धन्यवाद करते हैं और हम हमेशा आभारी रहेंगे हमारी पुलिस का। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन हर 5 वर्षों में पूरे देश में होने वाले बाघों की संख्या को WII टीम द्वारा वन कर्मियों को एमएसट्राइप ऐप की ट्रेनिंग दी गई। बाघों की गणना में एमएसट्राइप का भी अहम रोल होगा। आपको बता दें कि पूरे देश के पार्कों में कैमरा ट्रैप विधि से फेज 4 के बाघों की गणना का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य नवंबर में शुरू होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन तैयारियों में जुट गया। पहले चरण में कॉर्बेट व दूसरे चरण में कालागढ़ टाइगर रिजर्व जाएंगे। 1936 में स्थापित कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना पार्क है। जी देखिए, पूरे भारतवर्ष में हर चौथे साल में एक टाइगर की गणना की जाती है। तो इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी फेज 4 मॉनिटरिंग की जानी है। इसके लिए WII से हमारा टीम आई थी और उनके द्वारा एम स्ट्राइप्स और विभिन्न बिंदुओं पे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो संभवतः ये जो फेज 4 की टाइगर गणना है, ये नवंबर माह में किया जाना प्रस्तावित है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 100 का टोटा जल्द ही खत्म हो सकता है। दरअसल रोडवेज जल्द पहाड़ी रूटों पर 130 नई बसें चलाएगा। रोडवेज ने इन बसों को खरीदने के लिए टेंडर कर दिए हैं। इससे पहाड़ी रूटों पर बसों की कभी दूरी होगी। जिन रूटों पर लंबे समय से दैनिक सेवाएं बंद है वो बहाल होंगी। रोडवेज के पास करीब 1300 बसों का बेड़ा है, जिसमें से 900 बसें रोडवेज की है, बाकी अनुबंधित है। कुछ बसें ऐसी है जो उम्र पूरी कर चुकी है। हालांकि बस खरीद की प्रक्रिया पिछले साल से चल रही है। रोडवेज 2 बार टेंडर निकाल चुका था, लेकिन एक ही कंपनी के आवेदन के कारण इसे निरस्त करना पड़ा। तीसरी बार 130 बसों के लिए टेंडर जारी किया गया।
श्री रामलीला मैदान में वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा छोड़ रही रामलीला में पहुंचे, जहां उनका रामलीला पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने कहा कि राम पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं और हम सभी के जीवन का उत्थान करते हैं। हमें उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा त्याग और माता सीता जैसा संयम आज के समय में बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हैं। और आज मैं चौथा प्रोग्राम हूँ रामलीला के मंच में। मैं शक्तिकांत के प्रोग्राम में था, ये चौथा मंच है। और सभी 6 क्लासों को जो छोटे छोटे बच्चे मंच को देखने आते हैं, तो रामलीला देखने आते हैं, तो बस यही सब इससे सीख लेके जाइए। एक मनोरंजन का इसको सूत्र मत बनाइए। और भगवान श्री राम की जिंदगी से हम सबको सीख लेनी चाहिए। कैसे उन्होंने अपने माँ बाप का सम्मान करके 14 साल का वनवास अपना लिया खुशी खुशी। लक्ष्मण जी ने कैसे अपने भाई के प्यार में 14 साल का वनवास अपना लिया खुशी खुशी। कैसे एक पत्नी ने पति के सम्मान में 14 साल का वनवास अपनाया। कैसे एक भाई ने 14 साल उनके खड़ाऊ के साथ राज किया और उनके कुर्सी पर नहीं बैठे। ये सब सीखने की चीज़ें हैं। ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। और मैं समस्त वासियों को दुर्गा पूजा की और नवरात्रों की और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देहरादून में पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने को लेकर ऑडी व नंबर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल व्यस्ततम क्षेत्रों में वीकेंड पर इसके लिए स्थानीय लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आमजन से संवाद किया। उन्होंने कहा कि दून में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर वीकेंड के दौरान शहर में जाम की स्थिति रहती है। एसएसपी ने फेसबुक लाइव पर वाहनों के लिए ऑड इवन नंबर व्यवस्था की बात रखी। इसका मतलब एक दिन ऑड नंबर वाले वाहन चलेंगे, दूसरे दिन इवन नंबर वाले। आप पार्टी के देहरादून स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र नालन ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने चंपावत में एक कार्यक्रम दौरान सरकारी योजनाओं के 37,80,000 रुपए और 21,35,000 के चेक वितरित किए और इसे स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया। मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक होता है और उनकी पत्नी द्वारा इस पद का उपयोग करना असंवैधानिक है। काजू बादाम खाए होंगे वहाँ मंच में उसमें तो काजू बादाम खाए होंगे वहाँ मंच में बिस्कुट खाती हुई आ गई। उसमें तो काजू बादाम खाए होंगे वहाँ मंच में कालाडूंगी तहसीलदार प्रियंका रानी व थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत की अध्यक्षता में थाना कालाडूंगी में पीस कमेटी की आगामी त्योहार दशहरा दीपावली को लेकर नगर के जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहार को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अमन कमेटी के विचार विमर्श सुनकर तहसीलदार व थाना अध्यक्ष ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा है। वही थाना अध्यक्ष ने सभी से अपील करते हुए कहा कि दोनों त्योहार मिलजुल कर मनाएं। लेकर अभी दीपावली दशहरा त्यौहार आने वाले हैं, उसको लेकर दीपावली में ट्रैफिक से संबंधित जो भी व्यवस्था है पूरी की भांति रहेंगी। इस बार हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर कोई भी दुपहिया वाहन या फोर व्हीलर कोई भी नहीं जाएगा, सारे प्रतिबंधित रहेंगे। और कोशिश ये करेंगे मार्केट की भी जो ट्रैफिक उसके पार्किंग व्यवस्था है उसको हम कोशिश करेंगे मार्केट से हट के इधर तहसील के सामने कैंटर कॉलेज ग्राउंड में वहाँ करने की व्यवस्था करेंगे। किक्षा के सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कला शिल्प एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा में का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया है। समस्त अभिभावकों एवं आसपास के लोगों ने भी छात्रों के हुनर की प्रशंसा की। प्रदर्शनी में कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थियों ने कला शिल्प आर्ट एंड क्राफ्ट में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिश ने डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से हुई युवती की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शीशपाल सिंह बिश ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। उन्होंने कहा है कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है। साथ ही मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, डीएवी कॉलेज की जर्जर और जीर्ण शीर्ण दीवार जो है एक होनहार और निर्दोष बेटी के ऊपर गिर गई और आपने देखा कि असमय वो हमारे बीच से चली गई, उस बेटी को जान गंवानी पड़ी। आखिर ये किसकी लापरवाही है? कहा जा रहा है कि छात्र संगठन लगातार उस दीवार की मरम्मत की मांग कर रहे थे, आखिर उसका पुनर्निर्माण समय रहते क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है डीएवी के प्रधानाचार्य या वहाँ का प्रबंधन किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा था जो अब घटित हो गई है। ये गंभीर चूक है, गंभीर लापरवाही है। दोषी बख्शे नहीं जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रदेश के नौनिहाल जो है पढ़ते हैं और नौनिहालों के भविष्य के साथ आप इतना गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। पौड़ी के पर्वतीय मार्ग पर ई ऑटो को दौड़ाते का सपना जनता को दिखा रहे नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अरमानों पर पानी फिर सकता। दरअसल कुछ दिन पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम का एक ई ऑटो को पौड़ी ले आए थे ताकि परिवहन विभाग ई ऑटो का ट्रायल ले और ई ऑटो का परीक्षण सफल रहने पर पहाड़ी मार्ग पर ई ऑटो का संचालन शुरू किया जा सके। लेकिन उत्तराखंड परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किया गया पत्र बताता है कि पहाड़ी इलाकों को छोड़कर ही ई ऑटो का पंजीयन किया जाएगा। वहीं आंटी और पौड़ी द्वारका प्रसाद ने भी बताया कि नगर पालिका ने जिस ई ऑटो का ट्रायल लिया है वो ई ऑटो परिवहन विभाग के मुख्यालय से स्वीकृत नहीं है। पौड़ी नगर पालिका ने पौड़ी शहर के अंतर्गत ई ऑटो के लिए परिवहन विभाग को और पुलिस विभाग को और जिला प्रशासन को सूचित किया और सभी लोगों ने ट्रायल किया है। केवल जो है यहाँ पर पौड़ी शहर के लिए किया गया है और लेकिन जिस ई ऑटो को यहाँ पर ट्रायल किया गया है वो ई ऑटो अभी हमारे परिवहन मुख्यालय से अप्रूवल नहीं है। उसका क्रम में हमने ई ऑटो, पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि कई लोगों के दिमाग में ये बात है कि श्रीनगर में ये फेल हुआ था, वो ई रिक्शा था, 2 साल पहले की तकनीक अलग थी। ये ई ऑटो है और जिसका हमारे द्वारा भी पूर्व में अभी कुछ दिन पहले और बाद में जो है एक समिति बनी थी जिसमें हमारे अधिशासी अधिकारी जी हो गए, इंस्पेक्टर थाना कोतवाल हो गए, आरटीओ के प्रतिनिधि के रूप में आरआई हो गए और तहसीलदार के प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार थे। ये श्रीनगर पौड़ी के हर मार्ग पर चला है, मात्र कंडोले की चढ़ाई को छोड़ते हुए, क्योंकि बहुत ऊपर की वो चढ़ाई है। और इसका एक सफल निरीक्षण परीक्षण जो है इनकी मौजूदगी में किया गया है। आपने इसमें बहुत अच्छा किया कि दोनों, मतलब एक तो संबंधित विभाग और एक जो कार्यदायी संस्था बनना चाह रही है, उन दोनों का वर्जन आपने इसमें लिया। लेकिन इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। नगर पालिका का एक हम स्वागत करेंगे उनका अध्यक्ष जी का कि उनके द्वारा एक पहल की गई है कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक छोटे छोटे जो पॉकेट ये आप चलाना चाह रहे हैं ई रिक्शा वाला, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे द्वारिका प्रसाद जी का कहना है कि इसमें शायद उनको अभी मुख्यालय से इसमें कोई इनको डायरेक्शंस नहीं मिली हैं। और साथ साथ एक नई चीज़ इसमें आई है कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो जहाँ पे ये 3 टायर वाले जो हमारे ई रिक्शाज होते हैं या ई ऑटोज हैं, ये सक्सेस नहीं होते हैं। यदि इसकी जगह में नगर पालिका अध्यक्ष जी ई मैजिक जो 4 टायर वाले होते हैं जिनमें ज़्यादा बैलेंस होता है, उनकी बात करते तो ये और अच्छा हो जाता और इसको मतलब इतनी ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी। इसके इन दिनों देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, मगर कुमाऊं में होने वाली रामलीलाओं की बात ही कुछ और है, जिससे शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग रागनियों पर संवाद अदायगी की जाती है। वक्त के मुताबिक इसमें कई बदलाव है, लेकिन रामलीलाओं की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। वैसे तो नवरात्रि में हर जगह रामलीला का मंचन होता है, मगर नैनीताल की रामलीला का नज़ारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। लोगों की ऐसी भीड़ का समावेश न सिर्फ नैनीताल की रामलीला का है, बल्कि कुमाऊं की अन्य स्थानों की रामलीला का भी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साइबर अपराधियों ने उत्तराखंड पुलिस का आधिकारिक फेसबुक पेज हैक कर अश्लील फोटो लगा दी, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में प्रोफाइल फोटो बदली गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने साइबर सेल को इस प्रकरण की जांच सौंप दी है। आपको बता दें कि पुलिस के फेसबुक पेज के प्रोफाइल फोटो पर किसी अज्ञात युवती का अश्लील फोटो प्रदर्शित होने लगा। ऐसे होते ही पेज पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। हालांकि ये फोटो करीब 3 मिनट तक ही पुलिस के पेज पर रहा, लेकिन तब तक लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। और इसी बीच आपको हल्द्वानी से खबर बता देते हैं। हल्द्वानी से खबर, रामनगर में रेरा नियम पर रोक के बावजूद मनमानी। प्रशासन जमीन बिक्री पर लगा रहा है रोक। जमीन की खरीद और बिक्री के लिए लगी है रोक। रेरा के नियम पर फिलहाल रोक लगी हुई है। बावजूद इसके हल्द्वानी के गोलापार में प्रशासन दे रहा रेरा का हवाला। जहां रेरा नियम लागू होता भी नहीं है, वहां पर भी दिया जा रहा है हवाला। लोगों ने डीएम नैनीताल वंदना सिंह से लगाई गुहार। रेरा के नियम पर फिलहाल लगी हुई है रोक। प्राधिकरण ने जमीनों की बिक्री पर लगा रखी रोक। प्रशासन जमीन बिक्री पर लगा रहा है रोक। जी भैया, किस प्रकार की देखिए, पूर्व में यहाँ पर जो हल्द्वानी तहसील में और रामनगर तहसील में रेरा के नाम पर रजिस्ट्रियाँ को रोक दिया गया था। उस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से देहरादून में वार्ता हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर सुचारू रूप से रजिस्ट्रियाँ पहले की तरह 6 महीने के लिए खोल दी जाएंगी और जिसका कि ये प्राधिकरण के तरफ से जो चालानी कार्रवाई प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर की गई थी, उन गाँवों में अभी तक रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं। और आप तहसील प्रशासन से पूछ लीजिए और वहाँ पर कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। आज हम इसी बाबत यहाँ जिलाधिकारी महोदय और एडीएम साहब से मिलने आए हैं ताकि ये रजिस्ट्रियों को सुचारू रूप से कराया जा सके। देखिए, पूर्व में यहाँ पर जो हल्द्वानी तहसील में और रामनगर तहसील में हम लोग बिल्कुल फेयर सुनवाई करेंगे और अगर किसी के कोई लीगल राइट नहीं बनते, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, कहीं पर चारे का क्या था, तो इस चीज़ की मुख्यमंत्री महोदय के आदेश की अवहेलना। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे